नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है और इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, और इसके ऑफिशियल हैंडल का नाम एजे सिंह ऑफिशियल है, आत्मजीत सिंह मेरा नाम है और आज चर्चा का विषय है, जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम की टॉप कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में अपना डिसेंट दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंडे को रेकमेंड किया बॉम्बे के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली का नाम सुप्रीम कोर्ट में एज बतौर जज। उसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना जो थी, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग डिसेंट दिया है जस्टिस पंचोली की अपॉइंटमेंट को लेकर, अंडरलाइनिंग हिज अपॉइंटमेंट वुड नॉट बी ओनली काउंटर प्रोडक्टिव टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बट would also put the credibility of the collegium system at stake। तो ये विषय खड़ा होता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों है? आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल, जस्टिस कोलसे पाटिल, बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस साहब आपका। बलराज सिंह मलिक, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत स्वागत है बलराज जी आपका। और सोशल एक्टिविस्ट मेथी कोऑर्डिनेशन कमेटी के हिजम राजेन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जज साहब आपसे शुरू करूंगा। नमस्कार नमस्कार जी जज साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। नेशन की हाईएस्ट जुडिशियल चेयर ने आज एक कैंडिडेट की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया। चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब की अध्यक्षता में, क्योंकि उन्होंने उस नाम को रेकमेंड किया है और जस्टिस नागरत्ना ने पहले भी डिसेंट किया था और फिर से उस पर डिसेंट किया है। अब सवाल यह है कि अगस्त 25 को गवई लेड कॉलेजियम ने 5 जजों की रिकमेंडेशन की, जिसमें 2 जजों की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली। सीनियरिटी में 57th ऑर्डर में है वो। जस्टिस पंचोली ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस अगर रहते हैं तो 1.5 इयर्स यानी कि स्टार्टिंग अक्टूबर 2031 में 1.5 साल के लिए वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। अगस्त 27 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो फाइल क्लियर कर दी। चीफ जस्टिस पंचोली की प्रपोज एलिवेशन, जिनकी पेरेंट हाई कोर्ट गुजरात है, और आपको पहले भी पता है कि दो जस्टिस हाई कोर्ट के गुजरात से रहे हैं, तो ड्यू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। और हाई कोर्ट गुजरात पे का जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों में एक एकाधिकार सा है। बीवी नागरत्ना 5 जजों की कॉलेजियम में थी, 4-1 से उन्होंने इस पे डिसेंट किया है। गवर्नमेंट बहुत कीन थी कि जस्टिस विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट में मई 2025 में आ जाते। उस समय भी जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विक्रम नाथ ने उसको अपोज किया था। जस्टिस नागरत्ना अपने ग्राउंड पर आज भी खड़ी हैं। गवर्नमेंट रिलेंट कर रही है, रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी अंजारा एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट पे भी एग्री किया। अंजारिया की पेरेंट हाई कोर्ट भी गुजरात है। तो जस्टिस नागरत्ना का और भी कई रीजन है उसमें। प्रशांत भूषण, माफ कीजिएगा, कि जुडिशियल अकाउंटेबल जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि जो डिसेंट नोट है उसको पब्लिक कर दिया जाए। ये सारा मामला क्या है और ऐसी चीजें चीफ जस्टिस गवई की सीजीआई रहते क्यों हो रही हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। ऐसा है कि मैं आपको बोल चुका हूं और सबको बोल चुका हूं कि गवई जब मैं जज था तो वो लॉ स्टूडेंट थे, तब से उनका मेरा परिचय है। हम उनके घर जाते थे, उनके फंक्शन में जाते थे, और जो मैं अभ्यास उनके बारे में मेरा है तो वो सही अम्बेडकरवादी है। मैं तो जजेस को ईश्वर, माता पिता, क्योंकि मैं जब बैठता था तो मैं ब्रदर जजेस को बोलता था कि हम ईश्वर के नीचे हैं, अभी हमारे ऊपर तो कोई है नहीं, ईश्वर ही है। ऐसी मेरी धारणा थी, आज भी मेरी वही धारणा है। और उसके लिए मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि इन्होंने एक संदेश दिया है यार। लोहिया के बाद वो एक झारखंड का जज, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो जज, उसके बाद जिन्होंने कुछ किया उनके लिए इन्होंने कुछ दिया है, जिन्होंने इनके लिए कुछ किया नहीं उनको बहुत सताया है। कुरैशी है, कई लोग हैं। तो मेरे ख्याल से गवई पर क्या प्रेशर है? मैं मुझे उम्मीद थी कि वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। 6 महीने मिले हैं, यदि सच्चा अम्बेडकरवादी है तो। अरे हमारे महाराष्ट्र की एक जज बनाई, वो भाजपा की प्रवक्ता है,
प्रवक्ता थी और उसने रिसिग्नेशन दिया 1-2 साल पहले और अभी उसको जज बनाया हाई कोर्ट का। फडणवीस से उससे ज्यादा अभी अपेक्षा हमारी नहीं है मेरी, लेकिन गवई ने तो इशूड हैव पुट हिज फुट डाउन। तो मुझे लगता है कि या तो दो बातें हैं, ही इज आल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और कुछ गिव एंड टेक, तुम्हारा एक मेरा एक, सरकार से कुछ बात होती है, लेकिन यदि ये भी होता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई एम वेरी सॉरी। मैं गवई का आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सही मायने में हिस्ट्री में वो बालकृष्ण था, वो मैं जानता था, मेरी उनके अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई थी, मैं रिसिग्नेशन नहीं करता तो वो और हम चीफ जस्टिस के लाइन में थे, उनको मैं जानता हूँ। लेकिन गवई, मैं बचपन से गवई को जानता हूँ और उनसे मेरी बिल्कुल उम्मीद नहीं। आज भी 3 महीने बचे हैं तो मेरी बहुत उम्मीद है उनके बारे में, कुछ तो इतिहास करके जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन क्या क्या गड़बड़ है, क्यों ऐसा होता है? आई हैव बीन फेल टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात, अभी देखो ना ये बिहार का भी क्या चल रहा है। बिहार के दूसरे जजेस थे, उन्होंने बदल के वो सूर्यकांत तक दिया। एक ऐसी एक जजेस के माध्यम से ऐसी एक साजिश हो रही है, जैसा कि दत्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ बोला, सावरकर के बारे में बोला और ये चाइना के बारे में बोला, जो अनवांटेड था, तो उसका वो बात का बतंगड़ बनाते बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उनका सेल रात दिन काम करता है। और तो जजेस या तो खुशी से, यानी दत्ता जैसे जजेस बीजेपी का काम कर रहे हैं, आरएसएस का काम कर रहे हैं, तो ये साजिश आरएसएस की 1942 से रही है। उनको मालूम था कि हम सत्ता पर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तब से प्लानिंग किया कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हम बैठेंगे। और आज देखो, जिसको बोलते हैं हम जहरीला नाग, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नागी कहते, जहरीले नाग जैसे वो हमारे सभी संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हैं और किसी को कुछ नहीं करने देते। क्या ज्ञानेश कुमार बोलता है, क्या उसकी प्रेस है, और मोदी ने उनको कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता ऐसा कानून किया। मोहम्मद प्राचा ने सब रिकॉर्ड मंगवाया था, उसके सभी उनके फेवर में ऑर्डर हुई थी, तो कानून बदल दिया। तो ये जो चल रहा है, ये जो गुंडागिरी गर्दी है, वो क्या है उसमें? ना उसमें लॉ है, ना नीति है। तो इसमें जो आजकल चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से जजेस भी इस माहौल में अपना करेज दिखाने में कुछ तो उनको दिक्कत है। मेरे साथ भी आरएसएस के जजेस बैठते थे, पर तब वो ऐसी हिम्मत नहीं करते थे। और हमारे जैसे जज के साथ तो वो बिल्कुल बोलते नहीं थे। एक आध बार बात करी कि ये हमके कम्युनिटी के लोगों को के खिलाफ कुछ सोचना चाहिए, तो मैं बोलता था, अरे हम ईश्वर के नीचे है, ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा है, बाकी हम जज ईश्वर के नीचे है, ईश्वर के बराबर है। तो वो मुझसे दूर जाते थे। तो आज के माहौल में ऐसा कोई बोलने वाला उनको है कि नहीं? अभी 18 जजेस बोल रहे थे, वो जो शाह के खिलाफ बोल रहे थे, और ये 4 जजेस की जो पत्रकार परिषद 18 जनवरी में हुई थी, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इंडिपेंडेंट। हर जज पे कोई ना कोई कमी होगी, या ऐसे रिक्रूट किए होंगे। जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ भी बहुत मटेरियल था, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया। अभी आप जज बोल रहे हैं पटना के चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ भी बहुत मटेरियल है, तो भी उनको लाया ताकि वो उनका एजेंडा पूरा कर सके। आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान को मानने वाले मेजॉरिटी जजेस नहीं है, नहीं है। और ये हमारा भयंकर संकट है हमारे देश पर। तो मुझे लगता है कि अभी जो मैं पहले से 90 से एक्टिविस्ट हूँ और हमेशा रास्ते पर हूँ, आंदोलनजीवी हूँ, मुझे लगता है हम सब ने इनके ऊपर समय गंवाने के बजाय घर घर जाके हमें रास्ते पर जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या मोदी शाह हो, सबको एक ही रास्ता है, और वो रास्ता राहुल गांधी अपना रहा है। आज
इतना माहौल है, मैं भी जा रहा हूँ पटना 2 दिन के लिए, लेकिन इतना माहौल खड़ा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी नहीं था। अभी जो आज सोशल मीडिया दिखा रहे हैं, मेन मीडिया दिखाता कि नहीं, मैंने टीवी तो कब 2014 से बंद किया है, न्यूज़पेपर भी पढ़ता नहीं, सोशल मीडिया पर मैं डिपेंड हूँ। तो जो माहौल दिखा रहा है बिहार में, और जो सबूत के साथ दिखा रहे हैं, एक ही घर में 700 लोग, एक घर में वोटर्स, क्या क्या करे, क्या क्या दिखा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट चुप है। मैं तो बोलता कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 he should take sumo to should have taken action against this election commission। क्या बकवास करता है वो, जो उसने कुछ करना चाहिए तो वो बोलता है तू एफिडेविट दे दो। तो ये जो सब चल रहा है ये अराजक है, ये 100% अराजक है, और इसको रोकने का काम और ताकत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को 142, 143 तो बाबा साहब को पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि आर्टिकल 32 इज इंपॉर्टेंट। प्रस्ताविका में बहुमतता और आर्टिकल 32 में मैंने सुप्रीम कोर्ट को कानून न होते हुए भी पावर्स दिए हैं, जो भी उनको करना है करे। दूसरी बात, अभी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, होम मिनिस्टर क्या करते हैं, तो उनको उनका चेक, उनके ऊपर चेक कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट को ये सबके ऊपर चेक करने का अधिकार दिया है संविधान ने, और संविधान को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संविधान है, यानी संविधान को बचाना और जनता को बचाना, ये दोनों काम सुप्रीम कोर्ट को करना है, और ये पावर संविधान ने उनको दिया है। अभी वो जो मानते नहीं तो क्या बोलेंगे? ये तो मेरे अच्छे दोस्त है, उनका मेरा विश्वास है कि मुझे लगता है कि भाई कुछ करो। और ये समय है, ऐसा है, देश इतने भयंकर संकट में है कि ये समय है, सुप्रीम कोर्ट ने शुड पुट हिज फुट डाउन। अपने अपने विचार के 2-4 जजेस हो गए ना, उनको साथ ले लो और करो कुछ, इनको रोको। चलो ना, मैं तो बोलता हूँ कि एक आधे सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर ये झूठा इंजाम लगाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जज जेल में जाएंगे तो भी इतिहास होगा। अभी इतने इससे मैं आपके माध्यम से इन सभी को अपील करता हूँ कि आप चलो, आपका कुछ होगा तो जाओ एक दिन जेल में, लेकिन ये डिसीजन दे के जाओ, ये बैलेट बंद करो, या ये चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो। बैलेट पर वोटिंग तो उनके माँ की डिमांड है। ईवीएम बंद करो, जो भी रास्ते चोर के रास्ते है, चोरी के रास्ते है, वो बंद कर सकते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अपने विचार के 2-4 जजेस तो उनको मिलेंगे ही, उनको साथ बैठ के वो कर सकते हैं। अभी आपने बुलाया तो मैं खुश नहीं था आने के लिए, लेकिन मैं अभी आपके माध्यम से उन सबको विनती करता हूं कि आप हमारे ईश्वर है, माता पिता है, बचाओ हमको। ठीक है, आप दोनों आपने भाई। बिल्कुल ठीक कहा, आपने ठीक कहा जस्टिस साहब की जब डिसअपॉइंटमेंट इस लेवल की हो जाए तो आदमी के शब्द निशब्द हो जाते हैं और उसके बाद कुछ कहने लायक बचता नहीं, क्योंकि जिनसे उम्मीद होती है उनसे ना उम्मीदी हो जाए तो वो ज्यादा हर्ट करता है। लेकिन आज भी मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से होप्स है, 3 महीने में कुछ तो चमत्कार दिखाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। नहीं तो हमारा नसीब दूसरा क्या है? नसीब तो मैं मानता नहीं, ईश्वर में मानता नहीं, तो दूसरा क्या दुर्भाग्य है। चलिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बलराज सिंह मलिक जी, मैं आपके पास आता हूं। जो बात जज साहब ने कही, बीवी नागरत्ना चीफ जस्टिस पंचोली के नाम पर 3 महीने बाद सडनली दोबारा आ जाता है। चीफ जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जिनका नाम आपने जज पाटिल ने लिया, नाथ साहब और जेके महेश्वरी, जस्टिस महेश्वरी, इन्होंने वोटेड इन फेवर किया। डिसेंट नोट इस बार जस्टिस नागरत्ना ने हाईलाइट किया, जिसमें उन्होंने कहा serious and grave reasons for Pancholi's transfer to Patna in July 2023, circumstances never explained in public but known in whispers to involve uncomfortable questions about his stint in Gujarat. सीधे सीधे डिसेंट नोट में ये लिखा है, जिसको प्रकाशित किया गया है। उस समय कोलेजियम के मेंबर्स ने ये कहा था कि ये बड़े सीरियस इंटेग्रिटी इश्यूज हैं कंसर्निंग जस्टिस पंचोली, following which they recommended his transfer to Patna on September 29, 2022 from Gujarat High Court. Controversy extends beyond the Supreme Court elevations. There is a considerable shock over what Chief Justice Gawai's 3-judge collegium has recommended for appointment to the Mumbai High Court. आपका क्या कहना है इस सारे एपिसोड? देखिए, मेरा सीधा सा एक कहना है, जिस तरह से
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की गई थी मेजोरिटी के आधार पे कानून बदल के, और जो अपने गुल खिला रहा है वो उसी तरह से ये पंचोली की अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बराबर का अपराध है ये। जिस इलेक्शन कमिश्नर को और जिसका जो हाल है अब देश में, वो क्या काम कर रहा है उन पे पूरा कोई विश्वास नहीं है देश को, और जिस चोरी चकारी से अपॉइंटमेंट की, और वो कानून चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो धक्के खा रहा है, वो फाइल धूल खा रही है। जिसको डिसाइड करना चाहिए था, जब बड़ी बड़ी बातें की थी जस्टिस सूर्यकांत ने, और आज वो अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। ये अपॉइंटमेंट पंचोली की भी उसी तरह की है, उसी लेवल की अपॉइंटमेंट है। ये अपराध है देश के प्रति। पहले इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने में अपराध किया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने, और यहां पे जजों ने अपराध किया सो कॉल्ड कोलिजम ने, 4-1 के नाम पे। इसका मतलब वही होगा मेजोरिटी रूल करेगी, जो बयान दिया था वो एक जस्टिस यादव ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले ने। ये उसी तरह का खेल है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज लगाने जा रहे हैं और एक ऑब्जेक्शन है, स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, उसके बावजूद आप 4-1 से कर रहे हैं। क्या जरूरी है पंचोली इस देश की जुडिशरी के लिए? पंचोली ही बचाएगा क्या देश को? और वो पंचोली जिसके बारे में देश जानता है कितना ज्ञानी है और किस तरह का वो आदमी है, और कौन बैकअप कर रहा है, कौन उसको चीफ जस्टिस और जज देखना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में। और ये खेल हो गया देश के अंदर। इसके अंदर चारों आदमी दोषी हैं, जिन्होंने 4 ने बहुमत के आधार पे इस आदमी को सेलेक्ट किया है, इस आदमी को छांटा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये देश की जुडिशरी का जनाजा है, और देश की जुडिशरी के अंदर जो लोग कॉलेजियम में बैठे हैं, और मुझे तो जितना विश्वास था, हम सोच रहे थे थोड़ा बहुत अगर कमी भी होगी तो इन्होंने बयान दे के दूर कर ली चीफ जस्टिस गवई ने कि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं लूंगा। हमने सोचा बहुत अच्छा किया। ये इन्होंने इशारा सरकार को भी दिया था, मगर इनका भतीजा कोई बताते अखबारों में जो आया है नाम, ये सरकार तो चाहती है कि जिससे भी गलत काम कराना, या तो उसको प्रेशर में डालो, उसकी कोई कमी निकालो, या उसको लालच दो, लालच में फंसाओ। और इस आधार पे अगर देखा जाए तो इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जस्टिस गवई को लालच में फंसाया गया है। और बाकी जो आने वाले चीफ जस्टिस, फ्यूचर में बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत, उनके खिलाफ तो कंप्लेंट पेंडिंग है भ्रष्टाचार की। और जो जस्टिस आदर्श गोयल, जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे उसी हाई कोर्ट से, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, जिनकी राय मशवरा जरूरी होता है, जब तक वो रिटायर नहीं हो गए उसके इमीडिएट बाद गोगोई एंड कंपनी ने उनको अपॉइंटमेंट कर दी, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया। अब क्या करेंगे आप? देश को क्या न्याय दे पाएंगे आप, जब आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की एप्लीकेशन पेंडिंग है? यहां तो किसी के एप्लीकेशन पेंडिंग है भ्रष्टाचार की, उसका प्रमोशन नहीं होता है, उसको इंक्रीमेंट नहीं लगती एम्प्लॉय को, और आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, और अब जज बनने के बाद आप चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो देश में सीनियोरिटी के आधार पे कोई जज बनेगा ये जरूरी नहीं है, मगर सीनियोरिटी को इग्नोर करना पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से, लॉजिकल और सारे एविडेंस के साथ, वो जरूरी है अगर मेरिट दिखानी है तो आपको। तो पंचोली की कौन सी मेरिट आ गई कि 50 से भी ज्यादा जजों को इग्नोर करना पड़ा इस देश के अंदर? सिर्फ यही ना कि प्राइम मिनिस्टर या कोई गृह मंत्री के स्टेट का है, वो लोग चाहते हैं उसको जज बनाना, पॉलिटिशियन चाहते हैं उन लोगों को जज बनाना कि वो सत्ता से बाहर हो जाए, उनके कुकर्मों को कोई यहां पर सेफ रखे, उनको जेल जाने से रोके, उनके गलत कुकर्मों को भी मैं भी उन लोगों को बरी कर दे। यही है ना एक, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? पूरा देश समझता है इस बात को। और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली गलत हुआ है एक तरह से। इसको मुझे लगता है कोई एडवोकेट चैलेंज भी करेंगे इस अपॉइंटमेंट को, क्योंकि जज लगने के बाद हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर अब इनिशियो अगर अपॉइंटमेंट गलत है तो फिर उसको उस तरह हटाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है एज पर लॉ, और होनी भी चाहिए। और एक हाई कोर्ट से आप 3-3 लगा रहे हो जजों को सुप्रीम कोर्ट में, बाकी हाई कोर्टों का नुमाइंदगी नहीं है, महिलाओं की नुमाइंदगी नहीं है, माइनॉरिटी को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, SC ST को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, OBC को हिस्सा नहीं मिल रहा। क्या कर रहे हो भाई? क्या मजाक करो?
इस देश का सारी रिजर्वेशन पॉलिसी भी सबका भागीदारी को आप सुप्रीम कोर्ट में धराशायी कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं कोलिजियम के नाम पे, और फिर मोहर लगा रही है वही सरकार जो ओबीसी की जनगणना कराने की अब ठेकेदारी लिए बैठे हैं, वही वो लोग। और जो कोलिजियम के पहले से नाम भेजे हुए हैं 2-2 बार, सेकंड टाइम नाम भेजने पर तो नोटिफिकेशन करना होता है, उसके बावजूद नोटिफिकेशन नहीं हो रहे। क्या करा कोलिजियम, क्या करी सारी सुप्रीम कोर्ट के सारे जज तमाशा देख रहे हैं। ये खाली कोलिजियम अगर बदमाशी करे किसी देश के अंदर और इंडिया जैसे देश में, तो बाकी जो जज हैं वो क्या करे, वो भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे उनकी आंखों के सामने। उनको जुडिशियल कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस मामले का, किसी को हिम्मत दिखानी चाहिए किसी जज को। तो देश के लोग तो ये कह रहे, वकील भी कह रहे कि सारी जुडिशियरी लंबी लेट गई है अगर इस तरह अपॉइंटमेंट होती है। तो जिस उम्मीद थी जस्टिस गवई से, वकील तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि मेघवाल को लॉ मिनिस्टर, स्टेट लॉ मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया था कि जस्टिस गवई को कंट्रोल करने के लिए। यह चर्चा है वकीलों के अंदर। और जब जस्टिस गवई रिटायर हो जाएंगे ताकि सरकार के खिलाफ ये कुछ ना कर पाए, और बाद में दूध के में से मक्खी की तरह निकाल देंगे मेघवाल को भी मिनिस्ट्री से। ये स्टाइल है, जो मोडस ऑपरेंडी चल रहा है इस देश के अंदर इस वक्त। पहले भी लोग ऐसा करते रहे, मगर अब तो नंगा नाच हो रहा है। और बार बार आवाज उठाने के बाद भी जुडिशरी या कोलिजियम इस तरह के काम कर रहा है, इसी तरह की चोरी और सीनाजोरी कर रहा है, तो ये देश के लिए हित में नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड प्रिंसिपल के विरुद्ध है और उनकी हत्या है संवैधानिक मूल्यों की। तो और क्या कहें इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ एडवोकेट मन में तो सबके है, मगर कुछ एडवोकेट जरूर इसमें आगे आएंगे, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बलराज जी, इसमें इसी से जुड़ा सवाल मैं और जोड़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो चुप होके बैठ जाती है। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह कब कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। जब टेलीविजन स्टूडियो में, कोर्ट के लॉन में बहुत सारे लोग, आप लोग भी कई बार सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और तमाम तरह की चीजें बोलते हैं। इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज एट स्टेक। एक तरफ तो आपको याद होगा 4 जज भी बाहर आए थे कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बचा लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई के पास थी और सारे मैटर एक ही बेंच पे जा रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, वो इस तरीके के कामों में क्यों बैक सीट हो जाती है? कपिल सिब्बल भी जब प्रेसिडेंट थे उस समय भी बेला त्रिवेदी को, जी मैं इस पे आपसे समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। जब बेला त्रिवेदी कुछ वकीलों की बात या उनके आचरण में वो मानवीय आचरण नहीं था, उस वक्त हमारे जैसे लोग बोले थे। ये लोग तो बाद में बोले, हमारे अध्यक्ष एंड कंपनी, इनमें बाद में हिम्मत आई। और एससीबीए का प्रेसिडेंट जब बोले इस इश्यूज पे, उसका एक वजन होता है, और इस तरह के मामलों में उसको बोलना चाहिए। पूरा देश सुनना चाहता है, और ऐसे मौके पे नहीं बोलते तो इसका मतलब एक हिडन एजेंडा है। वो लोग भी किसी लालच में, किसी ताक में बैठे हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप किसी मुद्दे पे बोलें और किसी पे ना बोलें। तो इस तरह चूजी होना, दैट इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ एससीबी आल्सो। एससीबी के प्रेसिडेंट को जरूर बोलना चाहिए, और उम्मीद है मेरे को एससीबी प्रेसिडेंट इस मामले में बोलेंगे। और उम्मीद ये थी, अरे जस्टिस गवई चाहते तो एक की बजाय 2-3 जितने लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी से भरते ना, उनकी पैरवी करते। एक अकेले भतीजे के चक्रव्यूह में क्यों फंसे? एक भतीजा जज ना बने तो क्या धरती पलटने वाली थी? अच्छा होता, बल्कि महत्वपूर्ण फैसले कर पाते और हिम्मत आ पाती। जरूरी नहीं कि 45 साल के भतीजे को जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बन पाए, इसी की अगर सौदेबाजी या इसी तरह के उसमें जुगाड़ में फंसे। इनको काम करना चाहिए दूसरों के लिए। हमने तो फंक्शन में कहा था कि अब वक्त खाली ये नहीं है कि हाई कोर्ट में का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट में जरूरत इस बात की है। सुप्रीम कोर्ट में हर कास्ट एंड क्रीड का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि वहां से इलाहाबाद से इतने जज आ जाएं, इतने आ जाएं, वहां स्ट्रेंथ इतनी। नो, वी आर नॉट एग्री विद दिस।
अरे हम चाहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं सबकी बराबर की भागीदारी यहां हो, तब सुप्रीम कोर्ट देश की असली सुप्रीम कोर्ट होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट कितना काम कर पाई? मैं बार बार कहता हूं 5-10% मुश्किल से काम किया संविधान के हिसाब से। जिस दिन संविधान के हिसाब से 50% ये लोग काम करेंगे, इस देश की कायापलट हो जाएगी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, PM CM पार्लियामेंट कितनी बदमाशी कर लें, अगर जुडिशरी सही काम पे करे और उतारू हो जाए, संविधान के हिसाब से काम करने की हिम्मत नहीं किसी का, कोई हिंदू मुसलमान कर दे या कोई इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन कर दे, इकोनॉमिक पॉल्यूशन में इतनी असमानता हो जाए, 1-2-4 आदमी धन कुबेर हो जाए देश के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर किसी आदमी के नारे लगे, उसको रामलीला मैदान बना दें। ये नहीं हो सकता। ये अगले दिन कोई प्राइम मिनिस्टर हो, CM हो, कोई मंत्री हो, कोई गृह मंत्री हो, अगले दिन कोर्ट में जिस दिन बुला लिया जाएगा हेट स्पीच पे, तो हिम्मत नहीं होगी इस देश की लुटियन जोन में लूट मचाने की लोगों की। तो इनकी जो पावर है, जो इन पे भरोसा करके बना था, ये बिल्कुल मैं कोलसे सर से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सब कब्जा है, और कब्जे की मानसिकता अभी भी चालू है और षड्यंत्र जारी है। तो मुझे नहीं, इसलिए हम मिस्टर गवई के इस बात से बहुत नाराज है कि उनके चीफ जस्टिस होते हुए सिर्फ एक अगर भतीजे के चक्कर में, वैसे तो पार्लियामेंट में छाती पीटते हमने पास कर दिया महिलाओं का रिजर्वेशन बिल। अरे कहां गए फिर आप? महिलाएं क्यों नहीं? आप गुजरात से एक आदमी को क्यों भेजना चाह रहे हैं? उसी में आप अपनी सुरक्षा क्यों देख रही है सरकार, कि पंचोली के बिना तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, या इस देश की जुडिशरी सही जुडिशरी नहीं होगी। और पंचोली के बारे में पूरा देश जानता, हम भी जानते हैं कि क्या योग्यता उस आदमी की, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। तो अब समय आ गया, अब देश में ये नारे भी लगेंगे। मैं पहले भी कई बार आगाह कर चुका हूं सुप्रीम कोर्ट को भी, अब नारे ये लगेंगे, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो, न्याय चोर कुर्सी छोड़। इसके बगैर बात बनेगी नहीं। है देश को नपुंसक बना दिया इन लोगों ने, और ये बिल्कुल गलत काम किया है। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो पूरे देश के वकील समाज से आग्रह विनती करना चाहता हूं, साथियों खड़े हो जाओ। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है इस देश की जुडिशरी में। सबसे पहले तो इस देश की जुडिशरी डेमोक्रेटाइज उसका करना पड़ेगा, उसका सबका उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जुडिशरी सही होगी, नीचे का सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। जुडिशरी पे कब्जा बना रहेगा, नीचे के सारे सिस्टम को ये नेस्तानबूद कर देंगे। पार्लियामेंट में आप लोगों को भेजोगे, उनके बनाए हुए कानूनों को चलने नहीं देंगे। वहां पर कोई आदमी कुछ फैसला आप लोगों के हक में भी लेगा, तब इसको निरस्त किया जाएगा। हो सकता है ये पास्ट में ऐसा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हम एनालाइज करें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो साबित हो जाएगा कि देश के साथ सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्या क्या गलत काम हुआ है। बिल्कुल। तो ये कई लोगों को यहां ला सकते थे, कई लोगों के लिए अड़ सकते थे जस्टिस गवई। एक भतीजे के चक्कर में सारा का सारा करी कराई पे पानी फेर दिया। बिल्कुल, लोगों को बहुत उम्मीदें थी जस्टिस गवई से, क्योंकि जस्टिस गवई अभी तक, अब 3 महीने बचे हैं, तो हम सोच रहे थे कि 3 महीने में बहुत सारे रिफॉर्म्स जस्टिस गवई लेके आएंगे, क्योंकि उम्मीद थी लोगों को कि जब तक वो रहेंगे, इसके बाद वाले कौन चीफ जस्टिस आते हैं उन पर लोगों की नाउम्मीद है। इनसे ज्यादा उम्मीदें थी, और तो हम हो तो सकता है कि जी, और हम तो बीइंग हरियाणवी मैं कहना चाहता हूं जस्टिस गवई से भी, कोलिजियम से भी, देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से, कि कोलिजियम मान लो शरारत करता रहे, बाकी सारे जज चुप रहे, वो भी देश के दोषी हैं, अपराधी हैं संविधान के। जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने में उनकी भागीदारी है, अगर वो चुप रहते हैं तो। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जो एप्लीकेशन पड़ी है उसकी जांच करवाइए आप लोग। अगर उसने गड़बड़ की है, हम हरियाणा के लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई भ्रष्टाचारी आदमी इस देश का चीफ जस्टिस बने, उसको तुरंत रोका जाए। हाँ, उसकी जांच करके अगर वो पाक साफ मिले तो हमें भी गौरव फील होगा कि आरोप झूठे थे और ये आदमी साफ था। मगर उनके फैसलों से जो लोग कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, उनके फैसलों से जो लगता है वो उसमें गड़बड़ नजर आ रही है देश के लोगों को। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार वाला मामला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट वाला केस उनके सामने हो, चाहे वो क्या नाम है बौद्ध सतान
गया का बौद्ध मंदिर का मामला उनके सामने हो, वो भी नहीं सुना गया। अभी वो डेट आगे सरक गई। इतने इंपॉर्टेंट मामले हैं, ये पूरे देश के लेवल के मामले हैं, लाखों करोड़ों लोगों के मामला है, वो एक सिंगल केस, उनको क्यों नहीं प्रायोरिटी पे इस लोग सुन रहे? क्यों देश के साथ शरारत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट क्यों देश के साथ शरारत कर रही है? तो ये इसलिए अब ये बातें दबने वाली नहीं है। इससे अच्छा है कि लोग जुडिशरी के खिलाफ मैदान में आए, जुडिशरी अपने घर को संभाल के रखें। जिम्मेदारी आप लोगों की और पूरे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की है। ये कोलिजियम के चक्कर में, कोलिजियम के चक्कर में नीचे के लोग भी कहीं ना कहीं कोलिजियम के जरिए अपने यार प्यारे रिश्तेदारों को जज बनाने के चक्कर में वो भी चुप रहते हैं। ये इतना बेड़ा गर्क हो गया हमारे मोरालिटी का। जी, मैं हिजम भाई आपके पास आता हूं। एक आपसे अलग सब्जेक्ट है, जुडिशरी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फंडामेंटल राइट जो है वोटर्स का कहा कि एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ पीपल कंटेस्टिंग पोल्स एंड दैट इलेक्शंस ऑफ अ कैंडिडेट कुड बी सेट असाइड फॉर मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। एक रूलिंग आई थी बेंच ऑफ जस्टिस AR दवे और जस्टिस L नागेश्वरा राव की। उन्होंने इलेक्शन ऑफ मणिपुर कांग्रेस MLA मैराम बैम Prithviraj for falsely declaring his nomination papers as he has an MBA degree. Or right to vote would be meaningless unless citizens were well informed about the antecedents of candidate. ये बात कही गई थी और उनकी डिग्री के चक्कर में उनका नॉमिनेशन या उनका MLA की सीट रद्द हो गई थी, संवैधानिक पोस्ट से उनका खाली कर दिया गया। मेरा सवाल सीधा सीधा अपना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर पहले अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक डिग्री दिखाई, फिर किसी ने कहा कि जिस वीसी के उस पर साइन है वो वीसी तो उस समय थे ही नहीं, 75 to 78। और उसके बाद तमाम तरीके से, बहुत तरीके से उसमें हाई कोर्ट पे मामला गया और फिर अब फिर एक जजमेंट आ गई कि जिसमें उसकी कंडीशन को जो है वेव ऑफ कर दिया गया। तो क्या सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पिशन? अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर इतनी कोताही है और जब कोर्ट खुद ही कह रही है कि वोटर हैज अ फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन about the contesting candidates, also the winning candidates and people who are sitting in the highest office, क्या उनकी डिग्री मांगना गलत है? क्या कहना है जम भाई आपका? एज एन एक्टिविस्ट जो मणिपुर का जो मणिपुर में ऐसे कई कांड। जी एक मिनट पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी अरे बेटा मुझे जाना है, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ और हाँ, फिर मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं क्या बाहर जाता हूँ। बोलिए। जी देखो, मैं सभी आप सब लोगों को, यानी बलराज को सब मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम संविधान के पहले जानवर थे। हमें ना शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का अधिकार था, ना कि कोई हमारे अधिकार थे मनुस्मृति के कानून के तहत। अरे ये फुले शाहू अंबेडकर, पेरियार, नारायण गुरु क्यों हमारे आपके उत्तर हिंदुस्तान में तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो इनके कारण हम सीखे, पढ़े, और हमने क्या करना चाहिए फिर? तो फुले ने क्या कहा था कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए आप तैयार होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। आपके बीबी बच्चे को देखभाल करने के लिए उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, ना हमारे सब गाल अच्छे रहे गुलगुली, इसके लिए नहीं पढ़ाया। तो ये अभी मेरे दोस्त को भी याद दिलाने की बात है कि भाई हम क्यों पढ़े। मैं उनके माता पिता सबको जानता हूं, सब अम्बेडकर, कट्टर अम्बेडकरवादी है। और अम्बेडकर का क्या लिया फिर आपने? यदि बाबा साहब कॉम्प्रोमाइज करते तो हम आज कहाँ होते? फुले शाह अम्बेडकर कॉम्प्रोमाइज करते तो हम कहाँ होते आज? हम तो, मैं तो रिजर्व क्लास से नहीं हूं, लेकिन मुझे 76 से मुझे एक दृष्टांत हुआ है कि हमारे सभी दुखों की जड़ ब्राह्मणवाद है, RSSवाद है। तब से मैं लड़ रहा हूं और मेरा सब ने विचार किया है, मेरा सब हमेशा उनके हिट लिस्ट में नाम है, तो भी मैं डरता नहीं। मारो, कुछ मारेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे आज तक 84 तक मुझे अच्छी हेल्थ दी है। मारने वाले भले मारे, मैं वैसा मरूंगा नहीं। मुझे ये कहना है, अभी भी मैं इनको इशारा देता हूँ, यार 3 महीने में कुछ करो और
इसके लिए आपके 4 जजेस नहीं आपके साथ, इतने बड़े कितने 40 36 जजेस है, तो कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाकी हम क्या करें, हम क्या हम आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करते, हमारे पर्सनल तो कुछ हमने बोला नहीं है। तो मैं इतना मैसेज देता हूं। जी मैं जी, आपके बहुत बहुत आपका धन्यवाद पाटिल साहब, आप पुणे आपका से आपका बॉम्बे मैं आए और सुनता आप, हूं, आपका मैं सुनता हूं, फक्त कैमरे से बाहर जाता हूं प्लीज। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हिजम भाई, आप अपनी बात हाँ कंप्लीट हाँ करिए। जी। तो 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 मणिपुर के जो एमएलए जो है उसका 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 जो है एक एक एग्जाम्पल है। तो नरेंद्र मोदी का जो जो डिग्री का जो जो कागजात जो है उसको दिखाने में क्या दिक्कत है। तो कई लोग सोच रहे हैं कि उसका डिग्री फर्जी डिग्री का जो है अ, किसी अच्छे मतलब पुलिस स्टेशन में उसका या किसी कोर्ट में जो है जाकर के उसका एफआईआर करवाएं और उसका जो डिग्री जो है सार्वजनिक करे और जांच तो कम से कम पब्लिक को पता तो चले। मेरा जो देश का जो पंत प्रधान जो है उनके पास, उन्होंने खुद कहा है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, उसके बाद मैंने सॉरी बीए किया, उसके बाद एमए किया। ये मैं आपको बताता हूँ न्यूज 24 के राजीव शुक्ला का जो चैनल जो है उसमें उसने इंटरव्यू दिए थे। बात यहाँ पे नहीं है, बात इंटीग्रिटी के बात है। अगर जो अमित शाह ने जो डिग्री दिखाए थे वो भी उस समय पे फर्जी, ये एमए ये बीए, इसका मतलब क्या है, एक ही कागज पर ये एमए ये बीए। तो उसने भी अगर दो दो सर्टिफिकेट दिखाता तो भी बात अलग था। उसने ये बोला था कि ये एमए ये बीए, मतलब यानी कि एक ही सर्टिफिकेट पर बीए और एमए के सर्टिफिकेट उसमें कंक्लूड हो गए। मणिपुर का जो एमएलए जो था उसने फर्जी एमबीए की सर्टिफिकेट, जैसे निशिकांत दुबे की जो पहले जो कंट्रोवर्सी में था सब्जेक्ट टू करेक्ट, जो निशिकांत दुबे का भी जो है काफी जो एमबीए का डिग्री जो है, तो उसमें जांच करेगा कौन। इसमें हमारे जो पटेल साहब और जो लो के जो मास्टर जो है हमारा बलराज मलिक साहब ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 32 के इन लोगों के ऊपर जांच करने का, तो जांच करता क्यों नहीं है फिर। आज 75 साल हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हुए, देश जो है देश को आजाद होते हुए। उत्तर पूर्वी भारत से असम को छोड़ करके आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जज आए नहीं है, ना चीफ जस्टिस आया है ना कोई जज आया। तो अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो क्या ये मेजोरिटी से ग्रांटेड रहेगा, क्या उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को कोई हक नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई हक नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का। जस्टिस नागरत्न ने जो सवाल उठाया है उसके ऊपर मैं सप्लीमेंट देना चाहता हूं। मैं मलिक साहब से आग्रह करूंगा कि ये कभी लेजिटिमाइज चर्चे पे तो लाएं कम से कम आपके लाइब्रेरी में। क्या उत्तर पूर्वी भारत के असम को छोड़ करके क्या बाकी जो 8 स्टेट है वहां से क्या कभी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। मैं बहुत सीरियस कंसर्न, बहुत सीरियस सी बात कह रहा हूं। मैं मालिक साहब से एओआर है, मलिक साहब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इनिशिएट तो किया जाए और नरेंद्र मोदी के डिग्री के बारे में जो है आर्टिकल जो 32 की जो है इसको इसके तहत एक बार किसी थाने में तो एक बार एफआईआर तो करवाए। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे, चाइना के बाद चाइना और इंडिया के पॉपुलेशन बराबर का है। कभी ये जो सब्जेक्ट टू करेक्ट है, कभी बोलते कि इंडिया के पॉपुलेशन ज्यादा है, कभी चाइना के पॉपुलेशन ज्यादा है। ये पूरा देश जर्मन
स्पेन, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या इंडिया के लोगों को देख करके हंसता नहीं होगा ये नकली डिग्री वाला जो है देश के प्रधानमंत्री है? कल अमेरिका का जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत आपत्तिजनक एक भाषा बोले उन्होंने, मैं इसको आपके चैनल पर नहीं बोल सकता, भारत के बारे में बोले। वो मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का उसमें जो है आने वाला है। हाँ, जी जी, मैंने सुना वो इनफैक्ट ट्रम्प और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रही थी। यस यस और यस और एक पीरजादा करके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जिसका सोशल जर्नलिस्ट मीडिया है। चैनल है, तो वो ये और कह रहा था उसने इस डिफेंड किया। वर्ड का इस्तेमाल तो मैं करता हूँ, ये उर्दू का वर्ड है, खेला उर्दू और हिंदी एक ही चीज है, नहीं, लश्कर की लेकिन जबान होती है। लेकिन उसने डिफेंड किया ये शब्द इस्तेमाल ना करे करके। हम्म 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 ही डिफेंडेड। हम्म। लेकिन जी, मालिक साहब मैं मलिक साहब से मैं काफी आखिरी टिप्पणी, हाँ मैं आखिरी टिप्पणी मलिक साहब से लेना चाहता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम का अंत करेंगे, 3 मिनट बचे हैं। मलिक साहब, जस्टिस पंचोली का बैठना सुप्रीम कोर्ट के बाकी 31 जजेस के साथ, क्या जस्टिस गवाई उनके साथ बेंच शेयर करेंगे? जस्टिस सूर्यकांत, आपने कहा कि उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी वहां पर हैं, जस्टिस महेश्वरी भी हैं, और ये सारा मामला अब एक तरीके से जस्टिस एमआर शाह और बेला त्रिवेदी की रिटायरमेंट मई और जून में हुई थी, तो ये उम्मीद थी कि जस्टिस पारदीवाला अब अकेले जज हैं वेस्टर्न सेक्टर से, तो स्टेट से, तो अब जो है जो बाकी जो जजेस नए आएंगे वो दूसरी स्टेट से आएंगे, क्योंकि 34 जजों में बहुत सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 3 जजेस मुंबई हाई कोर्ट से हैं, 3 इलाहाबाद से हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हैं, उसके अलावा किसी स्टेट से नहीं। अभी हिजम साहब भाई ने जो 7 अपनी सिस्टर स्टेट्स की बात की, तो ये रिप्रेजेंटेशन ना होना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनल के तहत ये गलत आता है। तो मेरा सवाल सीधा सीधा आप ये है कि संविधान की रक्षा करने वाली सुप्रीम कोर्ट संविधान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रही है, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद रखे उच्चतम न्यायालय से? आखिरी टिप्पणी। हाँ बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही देश को एक तरह से अब आके देश को लग रहा है कि देश को नीचा दिखा रही है, क्योंकि देश को जो उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव पे, सरकार पे अंकुश लगाने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने की ड्यूटी है। यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड का इलीगल घोषित होना और फिर उन दोषियों को सजा नहीं देना, यहां पे एक प्राइम मिनिस्टर की डिग्री का ना दिखाई देना और एक हाई कोर्ट को का सिंगल जज का फैसला उसको रोक लगा देना। यहां पंचोली का पहले भी केस आया था, उस वक्त उसकी जगह अंजारा जज को लगाया गया गुजरात से, अब दोबारा उसको फिर लगाया जाना और उसको फ्यूचर का चीफ जस्टिस बनने की लाइन में खड़ा कर देना, ये सब शो करता है कि देश की सुप्रीम कोर्ट और कोलिजियम कहीं ना कहीं प्रेशर में है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और मोरालिटी की हत्या की जा रही है, हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें दोषी है, कोलिजियम इसमें प्रेशर में भी है और दोषी भी है। बाकी जजों को जुडिशियल साइड में कॉग्निजेंस लेना चाहिए, मौन व्रत धारण नहीं करना चाहिए, वो भी इतने ही दोषी हैं अगर मौन व्रत धारण करते हैं तो। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अगर ये रवैया ठीक नहीं किया, चुप रहना सीखा, लगातार इसी तरह मौन व्रत धारण करते रहे, तो देश की जनता खुद सुप्रीम कोर्ट बन के बोलने वाली है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ये सब दोषी लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज और देश की संवैधानिक कोर्टों के जज। जी, इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं दर्शकों के लिए, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, पिछले 4 सीजीआई में एक भी वुमन जज अपॉइंट नहीं हुई है, एक भी महिला जज अपॉइंट नहीं हुई है। देश के संविधान में या देश के पार्लियामेंट में जब कहा गया कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन
विमेन का होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को उसका नजीर पहले सेट करना चाहिए, फिर आगे। एक और कहना पड़ेगा आज मेरे को, एक और बात जो चल रही है वकीलों में आज बोलनी पड़ेगी, कड़वी बात है। इस देश के अंदर रिलीजन में और जातियों के आधार पर अगर कैदियों की संख्या देखेंगे तो आप पाएंगे जिन जातियों के लोग जज हैं उन जातियों के लोग भी बहुत कम हैं जेलों के अंदर। ये मैं सनसनीखेज बात आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। जिन लोगों के जज सुप्रीम कोर्ट में, ट्राइबल और शेड्यूल का यस सबसे ज्यादा यस, जेल के अंदर। इसलिए इस बात को आप मुख्यतः रख सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, ये मैं एक नई सनसनीखेज आपको खबर बता रहा हूं और इसकी चर्चा है वकीलों के। इसका कोई डेटा जो है अगर निकल के डेटा आता है, कोई स्टडी है? हाँ, डेटा आ जाएगा। डेटा आ जिस दिन जाएगा। डेटा आ जाएगा हम उस पर कार्यक्रम करेंगे और देखेंगे कौन से जात के लोग ज्यादा जेल में हैं और क्यों हैं, और रिलीजन के लोग हैं और उनके जज कितने हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिनके लोग सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं वही जाति और धर्म के लोग जेलों में ज्यादा बंद हैं। ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए जस्टिस कोलसे पाटिल और एडवोकेट बलराज सिंह मलिक और एक्टिविस्ट हिजम राजेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।